क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। पहला है कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। दूसरा है कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, मतलब कि वस्तु में एक्सीलरेशन भी हो लेकिन उसकी गति उसका चाल यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म मोशन में गति कर रही हो। तीसरा है कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। इंग्लिश में देखते हैं, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। पहला है एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन but with zero velocity। दूसरा है an object moving with an acceleration but with uniform speed। तीसरा है an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। देखते हैं पहला। तो क्वेश्चन है पहला, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। तो इसका आंसर होगा पॉसिबल, संभव। अब देखते हैं पॉसिबल कैसे होगा। अब हमको उसका एक उदाहरण देना है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कैसे देंगे? एग्जाम्पल देंगे हम फिगर से, फिगर बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फिगर बनाते हैं, ये हो गया सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ। हिंदी में कहते हैं धरातल। कोई लड़का है, ये कोई बॉल फेंकता है ऊपर, ये बॉल फेंकता है, बॉल यहाँ तक आती है, इसकी इसकी बॉल यहाँ तक आती है। तो किसी एक पॉइंट पे जाके, किसी ऊंचाई पे जा करके इस बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, ये हम सबको पता है। अगर कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो किसी ऊंचाई तक जा करके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी तो जीरो हो जाती है लेकिन उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन काम करता रहता है, उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन काम करता रहता है जिसको कहते हैं जी, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वस्तु ऊपर जाती है, एक ऊंचाई तक जा करके उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर फिर भी एक त्वरण काम करते रहता है जो स्मॉल जी होता है, जिसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे। तो हो गया एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है दूसरा है कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो। कोई ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा फर्क होता है, तो आप यहाँ से ही समझ पाएंगे इसको। तो ये भी, दूसरा भी जो क्वेश्चन है दूसरा देखेंगे, दूसरा भी इसका भी आंसर होगा पॉसिबल। ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल कैसे है ये देखते हैं, पॉसिबल कैसे है ये देखते हैं। ये पॉसिबल कैसे, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसको। तो एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, सर्कुलर सर्कुलर पाथ बनाते हैं। सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट
के पास वेलोसिटी v है। और इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट के अलोंग ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ये सबको पता है, हम सबको पता है। तो इस इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। तो हमने त्वरण के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? त्वरण के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है? त्वरण क्या है? वेग, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो त्वरण भी चेंज होगा। तो इसका एग्जाम्पल ये लेंगे और रीजन में क्या लिखेंगे? रीजन में लिखेंगे रीजन में लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रीजन में क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। मैं बोल रहा था कि जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बदल रहा है, जिसकी वजह से त्वरण भी बदल रहा है। तो कह सकते हैं कि त्वरण बदल रहा है, लेकिन लेकिन जो इस ऑब्जेक्ट की चाल होगी, जिस ऑब्जेक्ट का जो चाल होगा वो नियत रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि जो स्पीड होती है वो 2 पाई r अपॉन टी होती है। मतलब कि स्पीड जो होती है वो परिधि, जो ये सर्कल का सरकमफेरेंस है अपॉन टाइम। तो स्पीड जो होती है वो 2 पाई r अपॉन टी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। इसमें भी हम केस बनाएंगे सर्कुलर मोशन का ही, इससे आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सी सी भी पॉसिबल है, पॉसिबल है। अब पॉसिबल कैसे, ये देखते हैं। पॉसिबल कैसे, ये देखते हैं। एक फिगर बनाते हैं छोटा सा यहाँ कोने में। फिगर बनाते हैं सर्कुलर मोशन का। ये बन गया। ये मान लेते हैं सेंटर हो गया, और ये हो गया रेडियस। ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी गति करने की जो दिशा होगी कौन सी होगी? ये होगी। आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसकी गति करने की दिशा क्या होगी? ये होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, इसकी गति करने की दिशा क्या होगी? ये होगी। लेकिन जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट में, वो सेंटर के अलोंग रहता है। मतलब कि उसकी जो दिशा होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर के साइड होती है। तो देखेंगे, जो ये वेलोसिटी हो गई, ये हो गया एसिलेरेशन। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी और एसिलेरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एग्जाम्पल यही देंगे। एग्जाम्पल क्या देंगे? एग्जाम्पल देंगे कि जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पे गति करती है, तो उसके गति करने की दिशा और उस वस्तु का त्वरण एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एग्जैक्ट आप यही लिखेंगे कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी गति करने की दिशा, सर्कुलर पाथ में अगर गति करती है तो उसकी गति करने की दिशा तथा उसका त्वरण सेंट्रीपिटल, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एसिलेरेशन
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किसके साइड होता है? वो सेंटर के अलोंग होता है, सेंटर के अलोंग होता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, ये हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको कोई गलती दिखती है या फिर कुछ, अगर आपको कोई गलती दिखती है या कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स पर ध्यान दूंगा और मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।